हाँ, हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हमने इसी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था एक्सप्लेनेशन ऑफ एल्फा डिके, बीटा डिके एंड गामा डिके, और उसमें देखा था कि जब भी किसी न्यूक्लियस से एल्फा पार्टिकल डिके होता है, एल्फा पार्टिकल निकलता है, तो उसमें जो एटॉमिक नंबर है वो 2 से कम हो जाता है, मास नंबर बच्चों 4 से कम हो जाता है। बीटा पार्टिकल में देखा था कि बीटा पार्टिकल 2 टाइप के होते हैं, बीटा माइनस और बीटा प्लस। अगर बीटा माइनस पार्टिकल निकलता है तो जेड 1 से बढ़ जाता है, बीटा प्लस निकलता है तो जेड 1 से कम हो जाता है। आफ्टर दैट हमने देखा था गामा डिके की। गामा डिके क्या होता है कि एल्फा डिके और बीटा डिके दोनों के साथ साथ ही इमिट होता है, ठीक है ना। और इसमें जेड और ए अनचेंज रहते हैं, दोनों के दोनों, केवल एनर्जी पर इफेक्ट पड़ता है कि न्यूक्लियस की एनर्जी कम हो जाती है। तो यहाँ तक अपन डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल पर डिस्कशन करेंगे। रेडियो एक्टिविटी का जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है उस पर हम देखेंगे कि रदरफोर्ड सोडीज लॉ, ठीक है ना बच्चों। टॉपिक का नाम हम लिख रहे हैं कि टॉपिक का क्या नाम है, तो इसको देखेंगे हम लोग। रदरफोर्ड एंड रदरफोर्ड सोडीज लॉ, सोडीज लॉ एंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल डिके, लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल डिके। ये बच्चों अपन देख रहे हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल डिके कि ये 2 साइंटिस्ट के नाम है बच्चों। रदरफोर्ड को तो अपन परिचित हैं, एक सोडी और है, तो 2 साइंटिस्ट हैं रदरफोर्ड एंड सोडी। इन्होंने क्या किया कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट पर बहुत रिसर्च किया, बहुत ज़्यादा स्टडी की, और स्टडी करने के बाद उन्होंने कुछ एक रिजल्ट्स दिए जिनके बारे में अपन चर्चा करेंगे, और उन्हीं को बोल रहे हैं रदरफोर्ड सोडीज लॉ, ठीक है ना। और उन लॉज के हेल्प से आफ्टर दैट अपन एक डेरिवेशन करने के बाद एक अपन एक्सप्रेशन का मतलब है एक मैथमेटिकल फॉर्मूला हम लेकर आएंगे, और मैथमेटिकल फॉर्मूला से ये देखेंगे कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उसमें न्यूक्लियस जो है वो एक्सपोनेंशियली रूप से घटते जाते हैं, इसलिए उसको नाम देंगे उस एक्सप्रेशन को लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल डिके। तो भाई हम देख रहे हैं कि क्या देख रहे हैं बच्चों कि हम बात कर रहे हैं, क्या चर्चा कर रहे हैं हम लोग। आफ्टर दैट हम चर्चा कर रहे हैं कि रदरफोर्ड और सोडी ने जो स्टडी करके जो लॉ दिए वो क्या थे। तो पहला अपन देख रहे हैं, पहला पॉइंट देख रहे हैं हम लोग कि क्या है पहला पॉइंट। तो भाई पहला पॉइंट है रदरफोर्ड एंड सोडी लॉ गिव्स फॉलोइंग रिजल्ट। अपन ये लिख लेते हैं पहले तो। रदरफोर्ड एंड सोडीज gives following results related to radioactive decay of radioactive element, radioactive element, ठीक है बच्चों। कौन कौन से इन्होंने लॉ दिए वो अपन देख रहे कि सबसे पहला लॉ दिया था द फिनोमिना ऑफ रेडियो एक्टिविटी। पहला पॉइंट था द फिनोमिना ऑफ रेडियो एक्टिविटी, is related to किससे रिलेटेड है भाई, related to nucleus, related to nucleus, therefore
therefore we cannot increase or decrease, we cannot, शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ, increase or decrease the rate of decay, decrease the rate of decay, कि हम ना तो उसको बढ़ा सकते ना घटा सकते हैं, ठीक है ना, रेट ऑफ डिके को ना बढ़ा सकते ना घटा सकते, बाई एनी फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस, ठीक है बच्चों। तो ये पहला पॉइंट था, ये बताइए किसने, रदरफोर्ड और सॉडी ने। क्या बताया कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेडियो एक्टिविटी की जो बच्चों फिनोमिना है, ये किससे रिलेटेड है, रेडियो एक्टिविटी की फिनोमिना रिलेटेड है बच्चों, रेडियो एक्टिविटी की फिनोमिना न्यूक्लियस से रिलेटेड है, और न्यूक्लियस पर से रिलेटेड है, इसलिए इस पर केमिकल और फिजिकल रीजन्स के द्वारा, प्रोसेस के द्वारा हम इसकी रेट ऑफ डिके को ना तो बढ़ा सकते हैं ना ही घटा सकते हैं, मतलब अपना इस पर कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। तो ये पहला रिजल्ट दिया कि भाई इसको ना तो बढ़ा सकते, मान लो किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से 5 एल्फा पार्टिकल पर सेकंड निकल रहे हैं, तो ना तो उसको बढ़ा सकते, मतलब बढ़ाने को तो 5 की बजाय 10 कर सकते, 6 कर सकते, ना घटा सकते हैं, जो नेचुरली रहेगा वही होगा। आफ्टर दैट सेकेंड पॉइंट पर हम चर्चा करते हैं। सेकेंड पॉइंट में हम देखेंगे दी process of decay of nucleus, process of decay of nucleus, decay of nucleus of radioactive element, of radioactive element, radioactive element is random and spontaneous process। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस अभी अचानक होने वाला है कि किसका नंबर आ जाए पता नहीं है। रैंडम एंड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, देयरफॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, देयरफॉर we cannot say that, we cannot say that। बच्चों अपन इसमें ये नहीं कह सकते हैं कि कौन सा न्यूक्लियस पहले डिके होगा और कौन सा न्यूक्लियस बाद में डिके होगा, ये अपन नहीं कह सकते हैं। क्लियर हो गई बात? चलो, देयरफॉर वी कैन नॉट से दैट which nucleus is first decay and which nucleus is last decay। बच्चों हम इस प्रोसेस में ये नहीं कह सकते कि कौन सा न्यूक्लियस कब डिके होगा, पहले डिके होगा या बाद में डिके होगा, ये अपन नहीं कह सकते। तो जो प्रोसेस ऑफ डिके है, तो प्रोसेस ऑफ डिके जो है उसको अपन क्या कह सकते हैं कि प्रोसेस ऑफ डिके जो है बच्चों, उसमें हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ये स्पॉन्टेनियस और रैंडम प्रोसेस है, और स्पॉन्टेनियस और रैंडम प्रोसेस है तो हम इसमें ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन सा न्यूक्लियस पहले डिके होगा और कौन सा न्यूक्लियस बाद में डिके होगा। चलो आफ्टर दैट हम आगे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट आगे क्या नेक्स्ट चर्चा कर रहे हैं भाई
कि इसमें एक कह ही नहीं सकते, इसलिए क्या होगी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके फॉर और न्यूक्लियस इज सेम। तो देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी फॉर डिके, प्रोबेबिलिटी फॉर डिके, probability for decay of nucleus, probability for decay for all nucleus, for all nucleus is same। ठीक है भाई, ये यहाँ तक अपन ने देखा समझा। चलो आफ्टर दैट हम आगे चर्चा करते हैं नेक्स्ट। आगे बच्चों नेक्स्ट क्या चर्चा करते हैं, देख रहे हैं हम लोग कि थर्ड पॉइंट क्या है। थर्ड पॉइंट उन्होंने ये बताया, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये, द रेट ऑफ डिके, द रेट ऑफ डिके, द रेट ऑफ डिके ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, radioactive element is directly proportional to the number of active nuclei at that time, number of active nuclei at that time। ठीक है भाई, कि अगर जिसमें जितने ज़्यादा एक्टिव न्यूक्लियस होंगे उससे पर सेकेंड उतने ही ज़्यादा न्यूक्लियस बच्चों डिके होंगे। तो अपन क्या देख रहे हैं कि इन्होंने थर्ड रिजल्ट दिया बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि रेट ऑफ डिके किसके डायरेक्ट इक्वल टू होता है भाई, रेट ऑफ डिके डायरेक्ट इक्वल टू होगा नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई। तो दैट इज अपन क्या लिख सकते हैं कि दैट इज रेट ऑफ डिके, दैट इज रेट ऑफ डिके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई डायरेक्ट इक्वल टू नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई, एक्टिव न्यूक्लियाई। यहां तक लिख लिया हम लोगों ने। तो ये तीन रिजल्ट बच्चों दिए, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं क्या क्या रिजल्ट दिए। पहला रिजल्ट तो ये दिया इन्होंने स्टडी करके, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की स्टडी करके पहला रिजल्ट दिया बच्चों कि दी फिनोमिना ऑफ रेडियो एक्टिविटी रिलेटेड टू न्यूक्लियस। तो देयरफॉर वी कैन नॉट इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ डिके बाय एनी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस, कि कोई भी कारण के द्वारा ना तो हम बढ़ा सकते हैं ना ही हम इसको घटा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट था कि जो डिके ऑफ न्यूक्लियस होता है बच्चों, वो प्रोसेस कैसा है, स्पॉन्टेनियस और रैंडम प्रोसेस है, कब किसका नंबर आ जाए पता नहीं चलता इसमें, इसलिए सभी की प्रोबेबिलिटी डिके होने की प्रोबेबिलिटी क्या रहती है, समान रहती है। और थर्ड पॉइंट है कि रेट ऑफ डिके किसी भी समय पर रेट ऑफ डिके किसकी डायरेक्ट इक्वल टू होता है, ये होता है नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई के डायरेक्ट इक्वल टू बच्चों होता है। ये अपन ने देखा। अब हम अब डेरिवेशन करने वाले हैं बच्चों, किसका डेरिवेशन करने वाले हैं, लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल डिके का एक्सप्रेशन, हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम फाइंड करना चाह रहे हैं। तो अब हम डेरिवेशन के लिए क्या करेंगे, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लेते हैं हम लोग। ये क्या लिया हमने भाई, रेडियो एक्टिव एलिमेंट हमने सेलेक्ट किया, रेडियो एक्टिव एलिमेंट ठीक है। और रेडियो एक्टिव एलिमेंट में सपोज करें t बराबर 0 पर, मतलब इनिशियली इसमें नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई कितने हैं भाई, n0 है। t बराबर 0 पर कितने हैं, n0 है। और जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा तो t समय पर कितने रह जाएंगे, t समय पर रह जाएंगे n, घटकर कितने रह जाएंगे बच्चों, n रह जाएंगे। अब अगर इस समय पर हम रेडियो एक्टिव पदार्थ की रेडियो एक्टिव एलिमेंट की अब रेट ऑफ डिके फाइंड करना चाहें तो क्या हो जाएगा भाई, रेट ऑफ डिके का फॉर्मूला होता है dN/dt
dt। रेट ऑफ डिके का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, dn/dt। ये किसकी डायरेक्टली इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा n की, मतलब नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई की डायरेक्टली इक्वल टू हो जाएगा, क्योंकि इस समय पर एक्टिव न्यूक्लियाई कितने हैं बच्चों, n हैं। तो इस टाइप से अपन इसको डेरिवेशन कर रहे हैं। तो ये जो मैंने बात बताई है कि अपन ने रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया, इसमें t बराबर 0 पर बोले तो इनिशियली हमने नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई कितने लिए, n0, और आफ्टर टाइम t ये घटकर कितने रह जाएंगे, n रह जाएंगे। तो इस समय पर रेट ऑफ डिके क्या हो जाएगी भी, n की डायरेक्टली इक्वल टू हो जाएगी। तो इस बात को अपन लिख रहे हैं कि लेट कंसीडर let consider a radioactive element, let consider a radioactive element which have n0 active nuclei at initially और टाइम t बराबर 0, at इनिशियली और एट t बराबर 0 एंड आफ्टर टाइम t, आफ्टर टाइम स्मॉल t, एंड आफ्टर टाइम स्मॉल t नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई डिक्रीज टू n, ये घटकर कितने रह जाते हैं बच्चों, n रह जाते हैं। इफ दी या नाउ dn nuclei are decay in time dt, decay in time dt, then rate of decay कितना हो जाएगा भाई, रेट ऑफ डिके कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा dn/dt, डायरेक्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, n हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। इस टाइप से अपन ने देखा n हो जाएगा, और इसमें मैं माइनस का साइन लगा दूं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि टाइम के साथ साथ बच्चों, टाइम के साथ साथ क्या होता है, ये जो नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई ये घटते जाते हैं, ठीक है ना। रेट ऑफ डिके भी घटती जाती है, तो उसको बता रहा है कि ये डिक्रीज होती है। अब इसको मैं जो प्रोपोर्शनलिटी के साइन है, इसको मैं किस में कन्वर्ट कर ले रहा हूं, इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूं बच्चों इक्वल में। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फाइनली कि -dn/dt बराबर लैम्बडा n। इसको दे रहे हैं बच्चों हम लोग 21 नंबर 1। क्या लिख रहे हैं हम लोग इसको, 21 नंबर 1 हम इसको लिख रहे हैं, लिख लिया। वेयर लैम्बडा क्या है भाई, लैम्बडा है बच्चों, इसको बोलेंगे डिके कांस्टेंट। ये क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग डिके कांस्टेंट। और नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, नेगेटिव साइन shows that number shows that क्या बता रहा है अभी, जो नेगेटिव साइन है, द रेट ऑफ डिके डिक्रीज विद टाइम, द
रेट ऑफ डिके डिक्रीज विद टाइम। ठीक है बच्चों, टाइम के साथ रेट ऑफ डिके घटती जाती है, इस चीज को ये बता रहा है। अब हम आगे चर्चा करते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अब इसको रीअरेंज करके कैसे लिख रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n तो इधर की तरफ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/n dn, 1/n dn हो गया। इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का लैम्बडा dt, ये हो गया बच्चों। अब हम इंटीग्रेट कर देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड में, इसको नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, और इस इक्वेशन नंबर सेकंड को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, और इंटीग्रेट जो कर रहे हैं बच्चों उसकी क्या लिमिट काम में लेंगे हम लोग, तो इसकी लिमिट हम काम में ले रहे हैं कि t बराबर 0 पर नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई कितने हैं, n है, कैपिटल N नॉट है, और t पर रह जाते हैं बच्चों घटकर कितने, t पर घटकर रह जाते हैं भाई n। तो देख रहे हैं हम लोग और समझ रहे बच्चों हम लोग कि क्या समझ रहे, देख लेते हैं एक बार कि इंटीग्रेटिंग किसको इंटीग्रेट कर रहे हैं हम लोग, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन सेकंड इन लिमिट कितना, t बराबर 0 to t एंड n नॉट टू n, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितना हो जाएगा भाई, n नॉट टू n। तो ये कितना हो जाएगा देख रहे हैं हम लोग कि 1/n dn, 1/n dn इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस लैम्बडा dt, 0 से लेकर t तक और n नॉट से लेकर बच्चों n तक। इस प्रकार से हमने देखा। अब 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, अगर हमें याद नहीं है तो देख लेते हैं हम लोग भाई। 1/x dx का इंटीग्रेशन अपन लेते हैं ln x, क्या लेते हैं बच्चों, ln x लेते हैं, या log बेस e x हम इसको कहते हैं। तो ln x भी कह सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं कि log बेस e x भी बच्चों हम इसको कहते हैं। ये इसका इंटीग्रेशन आएगा। तो यहाँ पर x की जगह क्या आ गया, यहाँ पर x की जगह आ गया बच्चों n, तो n आ गया है तो अपन क्या लिख सकते हैं इसको, ये हो जाएगा इंप्लाई दैट, ये हो जाएगा भाई log बेस e n, कहाँ से कहाँ तक, n नॉट से लेकर n तक, बराबर कितना जाएगा, ये जाएगा माइनस का लैम्बडा, और अंदर क्या रह जाएगा बच्चों, dt रह जाएगा 0 से लेकर t तक। क्लियर। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, अभी लिमिट की वैल्यू पुट कर रहे हैं बच्चों। तो लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा कि log बेस e n माइनस log बेस e n नॉट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ऐसे ही तो लिखते हैं ना हम लोग, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब इधर क्या हो जाएगा, माइनस का लैम्बडा और t कहाँ से 0 से लेकर t तक। और देख रहे हैं हम लोग इसको क्या कर रहे हैं कि इसको log x माइनस वाई करते हैं ना, चाहो तो कुछ फॉर्मूले में लिखाई देता हूं। क्या हो जाएगा कि सिंस log x माइनस log y बराबर क्या होता है बच्चों, ये होता है log x अपॉन वाई। इस प्रकार से हमने देखा। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा log बेस e n अपॉन n नॉट
एन अपॉन एन नॉट बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का लैम्बडा टी आ जाएगा बच्चों। जब लिमिट पुट करेंगे तो टी आ जाएगा, यहाँ तक आ गया। फिर हम क्या लेंगे, एंटीलॉग लेंगे, टेकिंग एंटीलॉग बोथ दी साइड। नेक्स्ट क्या लिख रहे हैं हम लोग, टेकिंग एंटीलॉग बोथ दी साइड। एंटीलॉग बोथ दी साइड। टेकिंग एंटीलॉग बोथ दी साइड, तो एंटीलॉग लेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा कि इसका हम एंटीलॉग ले रहे हैं, तो इसका जब एंटीलॉग लेंगे तो इधर से लॉग तो हट जाएगा, और जिधर लॉग नहीं है वो ई की पावर, जो बेस है, बेस क्या है यहाँ पर ई है, तो ई की पावर में चला जाएगा भाई। तो जब हम एंटीलॉग लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एन अपॉन एन नॉट इक्वल टू ई की पावर, ए पावर में चला जाएगा भाई लैम्बडा टी, ऐसे करते हुए। क्लियर। और देख रहे हैं हम लोग, इम्प्लाई दैट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एन बराबर ए एन नॉट इधर चला गया तो ये हो जाएगा ई की पावर माइनस का लैम्बडा टी। बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन भाई, इसको हम दे रहे हैं इक्वेशन नंबर 4। और देख रहे हैं हम लोग, इसको दे रहे हैं इक्वेशन नंबर 3 इस टाइप से। तो इक्वेशन नंबर 4 ए, इससे क्या क्लियर हो रहा है, इससे क्लियर हो रहा है बच्चों कि जो नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई हैं एक किस स्पीड से घट रहे हैं, एक्सपोनेंशियल स्पीड से घट रहे हैं। तो हम क्या बोलते हैं कि इसका जो ग्राफ आता है, कि बहुत सी बार तो ग्राफ ही बनाने को आया हुआ है भाई एग्जाम में, बहुत बार मतलब एक दो बार तो ये बोर्ड एग्जाम में ग्राफ बनाने को आया है कि ग्राफ बनाइए। तो बच्चों जब टी की वैल्यू 0 रखेंगे तो ई की पावर 0 हो जाएगी, तो जिसकी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है, तो एन बराबर आ जाएगा एन नॉट। तो मतलब ये ग्राफ जो है वो कहाँ से स्टार्ट होने वाला है, ये ग्राफ स्टार्ट होगा यहाँ से एन नॉट से, और ये एक्सपोनेंशियली रूप से डिक्रीज होता जाएगा, और ये ग्राफ जो है वो भाई एन नॉट से स्टार्ट हुआ है। ऐसे करते हुए तो हम कहेंगे कि इट इज क्लियर फ्रॉम इक्वेशन 4, इट इज क्लियर फ्रॉम इक्वेशन 4 दैट, क्या क्लियर है भाई, इक्वेशन नंबर 4 से क्या क्लियर हो रहा है कि इक्वेशन नंबर 4 से बच्चों एक क्लियर हो रहा है कि जो नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई हैं, कि नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई डिक्रीज एक्सपोनेंशियली, देयरफॉर द इक्वेशन नंबर 4 इज नॉन एज, इसी इक्वेशन नंबर 4 को क्या बोलते हैं भाई, लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल डिके कहते हैं, लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल डिके हम इसको कहते हैं बच्चों। तो कंप्लीट हुआ। चलो आफ्टर दैट हम डिके कांस्टेंट पर ऐसे ही थोड़ा छोटा मोटा चर्चा करते हैं, किस पर बच्चों, डिके कांस्टेंट पर। तो नेक्स्ट हम हल्का सा जो टॉपिक है उसको देखते हैं, डिके कांस्टेंट। डिके कांस्टेंट, तो डिके कांस्टेंट को अपन देख रहे हैं भाई, तो लैम्बडा बराबर क्या हो जाएगा, देख रहे हैं हम लोग कि अभी देखा हमने, एन बराबर क्या होता है, टी की पावर माइनस का लैम्बडा टी होता है। अगर मैं टी की जगह पर कितना रख दूं बच्चों, टी की जगह पर 1 अपॉन लैम्बडा रख दिया जाए, टी की जगह पर कितना रख दिया जाए, लैम्बडा रख दिया जाए, तो इस टी की जगह पर लैम्बडा रखेंगे तो लैम्बडा से लैम्बडा कट जाएगा, तो एन बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एन नॉट ई की पावर माइनस का 1। और देख रहे हैं हम लोग कि एन बराबर क्या आ जाएगा भाई, एन बराबर आ जाएगा बच्चों एन नॉट अपॉन ई, बोले तो 0.73 एन नॉट, या हमें कह सकते हैं कि कितना बच जाएगा, ये एन अपॉन एन नॉट कितना रह जाएगा, 37%। तो अपन ये कह सकते हैं कि डिके कांस्टेंट बच्चों क्या कह सकते हैं कि डिके कांस्टेंट यहाँ से उस टाइम का रेसिप्रोकल है, उस टाइम का रेसिप्रोकल है जितने टाइम में जो नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई हैं ए इनिशियल का कितना रह जाते हैं, इनिशियल का रह जाते हैं बच्चों 37%। क्लियर हो गई ये बात, 37% ये रह जाते हैं, तो ये है डिके कांस्टेंट। आफ्टर दैट हम आगे चर्चा करते हैं डिके कांस्टेंट से रिलेटेड कि इसकी यूनिट क्या हो जाएगी भी, इसकी यूनिट हो जाएगी, देख रहे हैं हम लोग, ऐसा यूनिट तो हो जाएगी 1/सेकेंड और सेकेंड इनवर्स, और सेकेंड इनवर्स हो जाएगी भाई इसकी यूनिट। और हमें कह सकते हैं कि जो लैम्बडा की वैल्यू है, द वैल्यू ऑफ लैम्बडा डाज नॉट डिपेंड्स ऑन
अमाउंट ऑफ मटेरियल सब्सटेंस does not depends on amount of substance या radioactive element रेडियोएक्टिव एलिमेंट पर बच्चों को डिपेंड नहीं करती है, ठीक है ना। किस पर डिपेंड करती है? ये करती है नेचर ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट, ये कौन सा रेडियोएक्टिव एलिमेंट है उसके लिए लैम्बडा की वैल्यू फिक्स रहेगी, ठीक है ना। अमाउंट पर चाहो तो मान लो जैसे यूरेनियम 235 है, ए है 1 ग्राम का मटेरियल और ए है 10 केजी, तो किसके लिए लैम्बडा ज़्यादा होगा बच्चों? अगर ए भी यूरेनियम 235 है तो दोनों के लिए लैम्बडा 1 और लैम्बडा 2 क्या होगा? बराबर होगा। क्यों? क्योंकि अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता है इसकी वैल्यू, डिके कांस्टेंट की वैल्यू। तो ठीक है बच्चों, ये अपन ने देखा आज लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल डिके का डेरिवेशन, ये बोर्ड एग्जाम में खूब बार आया हुआ डेरिवेशन है। चलो तो आज भी इतना ही सफिशिएंट स्टूडेंट, बाकी की बातें हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू।